नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना सीखा था, कन्वर्जन टॉपिक क्लियर करा था। अब कन्वर्जन टॉपिक के लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देकर गया था। वही छोटा सा होमवर्क अभी क्लास में हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, आप सारी टर्म्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है आप वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर सबसे पहले हम इस कन्वर्जन को वेरीफाई करते हैं। हमें हर बार कैलकुलेट करना है एनएनपी एफसी। तो सबसे पहले हम टर्म उठाते हैं जीएनपी एमपी। अब जीएनपी एमपी से हमें एनएनपी एफसी कैलकुलेट करना है। अब हमने सीखा था कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमें डेप को माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं। नेट से नेशनल से नेशनल पर जाने के लिए हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टर्म जब हमारी सिमिलर होती हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं हो। एमपी से एफसी पर आने के लिए माइनस नीट। देन अब सेकेंडरी टर्म आती है हमारी एनडीपीएट एमपी। एन से नेट पे कोई कैलकुलेट नहीं होगा। डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफा। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नीट। अब हमारा एनडीपीएट एफसी है, सेम टर्म से फर्क सिर्फ एमपी की जगह एफसी हो गया। नेट से नेट नो चेंज। डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफा। एमपी से एफसी पर नो चेंज। आगे बढ़ते हैं। जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप। डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफा। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नीट। जीडीपी एफसी से हमें एनएनपी एफसी कैलकुलेट करना है। जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप। डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफा। एफसी से एफसी नो चेंज। अब हमारे पास एनएनपी एमपी है, इसके लिए हमें एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नीट, नो चेंज। ये सेम टर्म्स मैंने लिख दी थी। अब आपके लिए जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो आपके लिए अब वेरीफाई आप यहां से कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था आपको कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हम आज फर्स्ट मेथड कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम इनकम मेथड, इसका सेकंड ऑल्टरनेटिव जो नेम होता है इसे फैक्टर इनकम भी कहा जाता है, फैक्टर इनकम मेथड भी कहा जाता है। अब हम पहले समझते हैं कि इनकम मेथड है क्या। अब जरा समझिए और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जो भी हमारी फैक्टर सर्विसेज है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है हमारे पास फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इससे जो भी पैसा जनरेट हो रहा है हमारे पास, जो भी फैक्टर सर्विसेज से विद इन कंट्री और आउटसाइड से जो कंट्री आ रहा है, और चाहे वो जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा कैलकुलेट किया जाता है हमारे पास इनकम मेथड में। अब इनकम मेथड का दूसरा सेकेंडरी नेम हमने बताया क्या होता है, ऑल्टरनेटिव नेम फैक्टर इनकम मेथड। अब इसको डिनोट किया जाता है एनडीपी एट एफसीसी, जिसके लिए मैंने आपको कन्वर्जन के टाइम फुल फॉर्म बनाना सिखाया था। पहला एन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, एनडीपी एट एफसी सीओई ओएस प्लस माइस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम पहले समझते हैं सीओई क्या है, ओएस क्या है और माइस क्या है। अब सीओई के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सीओई है क्या, इसकी हम एक्सटेंड फुल फॉर्म लिखते हैं। सीओई होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए हमारे पहले फॉर्मूले में सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है सीओई। अब सीओई के लिए जरा समझिए, इसके तीन टर्म्स या तीन कंपोनेंट्स और भी होते हैं, वो इसी में कंसिस्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास वेजेस सैलरीज इन कैश, वेजेस सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स contribution of
सोशल सिक्योरिटी स्कीम ट्रिपल एस। अब समझते हैं, पहले हमारे पास सीओई होता है कंपनसेशन। जो भी एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिलता है वो हम सीओई के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। अब सीओई के तीन टर्म्स बताए हमने। पहला वेजेस सैलरी इन कैश। पहले हम एक एक टर्म्स को क्लियर करते हैं। देखिए कैश में, अब जो भी चीज आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसके लिए जो भी काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसके बदले में जो कैश में पेमेंट हो रही है वो हमारी पास होती है वेजेस सैलरी इन कैश। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बच्चे को क्लासेस दे रहा हूं और मुझे डायरेक्टली वो पे कर रहा है, तो वो मेरी किस फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा? कैश फॉर्म में। अब सेकेंडरी हमारे पास होता है वेजेस सैलरी इन काइंड। वेजेस सैलरी काइंड में हमारे पास होता है जो भी पैसा हम क्या कर रहे हैं सैलरी से ऊपर, जैसे मैं एक बोनस के तौर पे बोल सकता हूं या सीधे सीधे मैं इंक्रीमेंट बोल सकता हूं, वो सारा हमारा वेजेस सैलरी इन काइंड। फॉर एग्जांपल, मैंने सर्विस तो दे दी, अब मैंने किसी कंपनी को एक अच्छा आउटपुट ला कर दिया, उस पर जो मुझे इंसेंटिव मिल रहा है वो हमारा काइंड में कैलकुलेट किया जाता है। अब होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब कुछ कंपनी क्या करती है, आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो हमारा सीओई में ही कैलकुलेट किया जाता है। अब हम जरा समझते हैं कि न्यूमेरिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनका कैसे यूज किया जाता है। अब आप समझेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब जनरली अगर आपके पास टर्म दे दी जाती है 600 और वेजेस सैलरी इन कैश आपको दिया गया है 300 और आपको काइंड में वैल्यू दे रखी है 150। अब आपको ये तीनों वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें ना तो कैश को कैलकुलेट करेंगे ना वेजेस सैलरी इन काइंड को, हमें सीधे सीधे किसको कैलकुलेट करना है? सीओई की। अब सीओई क्यों? क्योंकि तीनों का समीशन हमारे पास इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अब इस वजह से हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, हम इस टर्म्स को कैलकुलेट नहीं करते। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये ना दिया होता तो हमें 300 प्लस 150 कैलकुलेट करके हमारा सीओई 450 कैलकुलेट कर दिया जाता। अगर हमारे पास अगर सीओई भी दिया हुआ और इसके कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं तो हमें इनको इग्नोर करके सिर्फ सीओई कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है और इनमें से इन सबको इनको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। अब हमारा जो सेकेंडरी पॉइंट है वो आता है ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके कंपोनेंट्स बहुत इजीली है जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास सबसे पहले आता है रेंट। ये भी एक इनकम का पार्ट बनता है। आप कोई लैंड दे रहा है, प्रॉपर्टी आपकी यूज करने के लिए दे रहा है, उस पर जो रेंट मिल रहा है वो भी क्या बनेगा? एक इनकम। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा रॉयल्टी। आपके पास बिजनेस है, फैमिली बिजनेस चल रहा है, वो सारा कैलकुलेट किस में किया जाएगा? आपके पास रॉयल्टी में। अब कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अब लास्ट वन हमारे पास होता है प्रॉफिट। अब जरा सेम हमारे पास जो मेथड हमारे पास सीओई में यूज हो रहा था वो सेम मेथड हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ भी रहेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है 70 और टर्म आपको दी है 40 और ये दी हुई है 110 और आपको ये सीधे सीधे हमारे पास 350 दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऐसे केस में आपको सेम केस मैंने बोला कि आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस एक बड़ी टर्म है जो चारों का समीशन इसी में ऐड है, तो आपको इन सबको क्या करना है? इग्नोर करना है। आप सीधे सीधे 350 को कैलकुलेट कर लोगे। अब सेम कॉन्सेप्ट वही है, अगर हमारे पास 350 ना गिवन होता, अगर गिवन नहीं होता तो हमारे पास क्या है? हम इन सभी को कैलकुलेट करके हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस हम निकाल सकते थे। अगर हमारे पास अब सेम कॉन्सेप्ट हमारे, अब इसके बाद हमारा कंपोनेंट आता है प्रॉफिट के साथ। ऑपरेटिंग सरप्लस में एक पार्ट होता है हमारे पास प्रॉफिट के साथ। पहले प्रॉफिट को भी समझते हैं हम। अब प्रॉफिट हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, फिर हमारे पास आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या हम इसे रिटेन अर्निंग के नाम से भी जानते हैं, रिटेन अर्निंग। आप समझते हैं हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट हमारे तीन तरीके के। डिविडेंड जो अपने आप शेयर होल्डर को देते हो, किसी कंपनी ने शेयर के, अगर किसी कंपनी के पर्सन पे दो बंदों के शेयर है, उस पर जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है तो अपने शेयर होल्डर को दे रहे हो, वो पैसा डिविडेंड में होगा।
कॉर्पोरेशन टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करती है, उसी पर्सन पर इंपोज करती है डायरेक्टली, जिसे आपको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के साथ साथ। फिर लास्ट वन हमारे पास आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना तो फैमिली कंजप्शन के लिए ना इंडिविजुअल कंजप्शन के लिए, वो आपके डिफिकल्टी टाइम पीरियड में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आया था, कोरोना आया था, तो उस टाइम सबने रेंट दिया था। अब जितने भी थी जो रेंटेड जमीन थी, रेंटेड प्रॉपर्टी थी, उस पर जो टैक्स दी, मतलब जो पैसा प्रॉफिट आप खर्च कर रहे थे, वो प्रॉफिट का ही पार्ट था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करा था। तो सेम केस हमारे पास इधर भी बनता है। अगर हमारे पास कैलकुलेट दिया हुआ है, ये हमारे पास 300 है और ये हमें दिया हुआ है 70 है, 130 है, और ये दो टर्म्स भी दिए हुए हैं, हमारे पास प्रॉफिट है, तो हमें इन दोनों टर्म्स को इग्नोर करना है। सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ किसके रहेगा, प्रॉफिट का। 300 को आपको प्लस करना है, फिर आपको इनको नहीं देखना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ना दिया होता और 70 और 130, तो आप इसको प्लस करके आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जाता। तो सेम हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से बनता है। अब लास्ट वन जो हमारा केस बनता है वो होता है माइस। अब हमारे पास होता है माइस। माइस होता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ऐसा पैसा जो मिक्स इनकम में आ रहा है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, आपके अंडर में कोई काम नहीं कर रहा, जो भी मिक्स इनकम है या पैसिव इनकम है, वो हमारे पास होती है माइस। अब हमने ये बताया सीओई, आपको टर्म समझ में आ गई, ओएस टर्म समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करनी है, और माइस, माइस सिंगल टर्म्स में दिया होता है। अब सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया जाता है, हमें ये दिया जाता है कि हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को, और कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है एनडीपीएफसी, सीओई प्लस ओएस प्लस माइस। हम इसके टर्म्स को रखकर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको ये बोला गया है कि अगर आपको सेकंड स्टेप में कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, वो भी इनकम मेथड से, तो एनएनपीएफसी है, तो पहले जो हमने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू यहां रख देंगे एनडीपीएफसी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी। और आपको मैंने कन्वर्जन सिखाया था, यहां कन्वर्जन का बड़ा यूज होता है। नेट से नेट नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफसी से एफसी नो चेंज। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको प्लस हमारे पास जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा हुआ उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर दी जाती है। कभी कभार आपके क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं दिया जाता है एग्जाम कि आपको किस मेथड से कैलकुलेट करना है, तो आपको कंपोनेंट्स देखने हैं कि उस क्वेश्चन में आपको कौन से कंपोनेंट्स गिवन है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन कौन से हमें कंपोनेंट्स, कौन कौन सी टर्म्स का यूज करना पड़ता है। अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, जिसको मैं बहुत इजीली वे में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। अब समझते हैं, पहले हमारे पास एनडीपीएफसी, जिसको हम सीओई प्लस ओएस प्लस माइस से कैलकुलेट करते हैं। अब हमें जैसे जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है हमें किसे, इनकम मेथड, और इनकम मेथड के लिए हमें सीधे सीधे पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, एनडीपीएफसी इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस माइस। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस माइस। अब पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले निकालते हैं हम एनडीपीएफसी को। एनडीपीएफसी, अब हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सीओई सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास, और पहली टर्म होती है हमारे पास सीओई। अब सीओई हमें कोई भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको यहाँ गिवन नहीं है। अब जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं होता तो हमें उसके कंपोनेंट्स को देखना पड़ता है। अब हमें कंपोनेंट्स दो गिवन किए गए हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, ये जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 100। देन दूसरा हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 650। अब हमें दूसरा जो कंपोनेंट होता है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास सिंपल से ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ गिवन नहीं है। अब जब ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होता, जो जैसे मैंने बताया, तो आप इसके कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। अब हमें कौन कौन से कंपोनेंट दिए हुए हैं, पहला इंटरेस्ट,
सेकंड हमें रेंट, रेंट की वैल्यू दी है 230। अब हमारे पास रॉयल्टी यहां गिवन नहीं है। अब आपके पास है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को देखते हैं हमारे पास। अब प्रॉफिट भी हमें गिवन नहीं है, पर प्रॉफिट के जो 3 कंपोनेंट्स बताए थे वो हमें यहां दिख रहे हैं। डिविडेंड जिसकी वैल्यू दी हुई है 145, कॉर्पोरेट टैक्स 25, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20। ये हमें दिया हुआ है सारा का सारा रेशियो प्रॉफिट का। प्रॉफिट को मैं अलग से आइडेंटिफाई कर देता हूं, जिसके लिए मैंने एक अंडरलाइन कर दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास माइस है। माइस हमें यहाँ गिवन नहीं है। जब गिवन ना हो तो उसकी वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, यहाँ हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास, अब इसको कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी को, तो हमारे पास 100 प्लस 650 है, इसकी वैल्यू होती है 750। अब हम 260 प्लस 230 प्लस इन सबको कैलकुलेट करते हैं 190। 750 प्लस में अगर इन सबको कैलकुलेट करें हम 260, 232 और ये, तो हमारे पास बनता है 680, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1430 वैल्यू। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को। अब नेशनल इनकम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था आपका कन्वर्जन का बड़ा यूज होगा इसमें। अब आपको पता है एन से एन कुछ कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही सिमिलर टर्म्स है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें एनआईफा को प्लस करना पड़ता है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम 430, जो हमें गिवन, हमने यहां कैलकुलेट किया हुआ था। अब हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कहां गिवन है, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें -30। प्लस माइनस जैसा कि आपको पता है 1430, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है 1400 करोड़। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूले को अप्लाई करना बताया, जिसमें हमने पहला स्टेप क्या करा, इनकम मेथड को कैलकुलेट करा। फिर सेकेंडरी हमारे पास क्या था, इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना था, जिसके बाद हमने इसको कन्वर्जन के तरीके से, जैसा कि बताया गया था, नेट से नेट सिमिलर टर्म हो जाती है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए आपको एनआईफा को इसमें प्लस करना पड़ता है। जहां हमारे पास इसकी नेगेटिव वैल्यू दी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जिसके बाद हमारा नेशनल इनकम फाइनली आंसर आता है हमारा 1400, जिसको आपको इस तरीके से, अब हम इनकम मेथड को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम उसको सेकंड क्वेश्चन को भी समझते हैं। अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम ही दिया जाए। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपीएट एमपी। अब जीएनपीएट एमपी कैलकुलेट करना है हमें। इसमें कंपोनेंट्स किसके दिख रहे हैं, इनकम मेथड के, और हमें इनकम मेथड से हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है। तो सेम फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा सिमिलर रहेगा जब भी हमें इनकम मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, जिसमें हम पहले कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएट एफसी, सीओई प्लस ओएस प्लस माइस। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब सीओई की हमारे पास सीओई टर्म कितनी दी हुई है हमें, इसकी वैल्यू दी हुई है 500 प्लस ओएस। अब ओएस का कोई कंपोनेंट्स, मतलब ओएस हमारे पास सिंगल टर्म नहीं है। अब इसके कंपोनेंट्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम। रेंट 250 प्लस हमारे पास इंटरेस्ट 100। अब हमारे पास रॉयल्टी यहां गिवन नहीं है हमें क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अदर कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स गिवन है। अब हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट की हमारे पास डिविडेंड 250 प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स 400 प्लस, अब हमें ना एक अलग से टर्म दी हुई है, जिसको मैंने आपको इस फॉर्मूले में आपको कहीं भी विजिबल नहीं है। अब हमारे पास ये टर्म आती है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब जरा मैं इसको आइडेंटिफाई कर दूं, ये हमारे पास ओ एस का कंपोनेंट्स कैसे है। अब आपको पता है क्वेश्चन में टर्म को बोला गया है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब जो भी ऐसा सेक्टर है, या मैं ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता हूं जो
प्रॉफिट का जो रिटेन होता है, अब उसे प्रॉफिट कब होता है, जब उसने अपने शेयर होल्डर और अदर एक्सपेंसिव निकालने के बाद जो उसके पास प्रॉफिट बचता है उसे हम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास एक इस तरह का प्रॉफिट होता है जिसे हम रिटेन अर्निंग प्रॉफिट भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम बताया था रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का थर्ड कंपोनेंट। अब इसको हम इसमें कैलकुलेट करते हैं जिसकी वैल्यू हो जाती है 200। अब हमारे पास पूरा ओएस का कंपोनेंट ये दिया हुआ है। अब हमारे पास आता है माइस, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 120। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास रेंट और इंटरेस्ट 350, प्लस में प्रॉफिट के सारे कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं 400 600, और ये हो गया 820 प्लस 120, 500 प्लस में 0 7 एंड 11 प्लस 120, और ये हमारे पास पूरा कंपोनेंट बन जाता है 90, और ये बन गया हमारे पास 790। इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 09 और ये हमारे पास 7। ठीक है, अब हमारे पास पूरा, अब हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है एनडीपी एफसी। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी को। अब हमारा सेकेंडरी जो हमें फाइंड करना है जीएनपी एमपी, एनडीपी एफसी। अब देखो कन्वर्जन का जैसे मैंने यूज बताया था आपको, एन से जी पर जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ता है, डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफा होता है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें नीट को प्लस करना होता है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास 790 जो हमने फाइंड की थी। डेप्रिसिएशन का दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम बताया गया था कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसकी वैल्यू दी है 100 प्लस। अब हमारे पास इसमें एक नई चीज निकल कर आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे पास एक्यूरेट कहीं गिवन नहीं है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, एक हमें दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड। जब भी इस केस में हमारे पास, जब हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड गिवन ना हो, तो इस केस में अब आपको थोड़ा सा नोट लिखवा दिया जाता है, हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्चुअल में ये वैल्यू होती है। अगर हमारे पास नेट ना दिया हो तो हम फ्रॉम में से फैक्टर इनकम फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि हम अगर हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड करना है तो हमारा इन दोनों को जो चेंज होगा 320 माइनस 250 इक्वल टू 70। अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास एनएफआई की वैल्यू है 70। अब हमारे पास दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हमारे पास गिवन नहीं होता है तो हम इसे आईटी माइनस सब्सिडी से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी हुई है 100 माइनस सब्सिडी जो हमें गिवन है वो 200। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 100 प्लस में 0। अगर इन सबको कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास जी एनपी एमपी कैलकुलेट हो जाता है 960। अब इसमें नई चीज हमने क्या देखी, क्या आइडेंटिफाई करी, जब हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो तो हमारे पास फ्रॉम में से 2 को माइनस करते, क्योंकि तभी उसकी नेट वैल्यू पता लगेगी। अब देन अगर हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हो तो ये हमेशा डिपेंड ऑन साइन चलेगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। पर अगर हमारे पास 2 है तो ऑलवेज नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है। अब जो भी आगे से अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हमारे पास गिवन नहीं है और हमारे पास इसी तरीके से गिवन दिया हुआ है तो हम फ्रॉम में से 2 को माइनस कर से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रॉम दिया हो तो डिपेंड ऑन साइन चलेगा, अगर 2 है तो ऑलवेज। अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास कोई अदर टर्म्स या नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है। अब हमें इनकम मेथड का ही एक कंपोनेंट कैलकुलेट करना है जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करना है हमें।
ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिंपल हमने एक बताया था फॉर्मूले में कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो मैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी आपके पास कंपोनेंट गिवन नहीं है। जब इस केस में ऐसा होता है तो हमारे पास ऐसे टर्म्स की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि कन्वर्जन के मेथड से इसको हम फाइंड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एफसी। अब इससे हम कन्वर्जन का यूज करके ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीडीपी एट एफसी है, आपको पता है हमें इसे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। अब जैसा कि बताया गया आपको एनडीपी एट एफसी है और मुझे कैलकुलेट करना था ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास ये भी गिवन है, माइस गिवन नहीं है, आपको ओएस तो फाइंड करना ही है ना, हमारे पास ये गिवन है। तो ऐसे केस में हम कन्वर्जन का यूज करेंगे जिसमें हमारे पास इस टर्म्स की, जैसे मैंने बताया, इस टर्म्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब एन से जी पर जाने के लिए, जैसे मैंने बताया, नेट से अगर ग्रॉस पर जाते हैं तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जीडीपी एट एफसी। पहले इस फॉर्मूले को मैं पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूं, सीओई प्लस ओएस प्लस लास्ट वन माइस, और फिर लास्ट में आता है हमारे पास डेप्ट, जीडीपी एट एफसी। अब जैसे क्वेश्चन को आपको लिख दिया गया, यहाँ फॉर्मूले को पूरा फॉर्मुलेट कर दिया गया। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन दी हुई है हम उसे वैल्यू रखते हैं 650। सीओई की टर्म्स हमारे पास 300 दी हुई है, ओएस हमें फाइंड करना है, माइस हमारे पास 0 है, डेप की वैल्यू, डेप का ऑल्टरनेटिव नेम कंजप्शन फिक्स कैपिटल, ये हमारे पास 100 गिवन है। अब 400 प्लस में ओएस और 650 इधर जाके माइनस होगा तो 250 करोड़ हमारे पास आ जाता है सीआर ओएस, जो ओएस है हमारा 250 सीआर, हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये कमिटमेंट दी थी, आपको पसंदीदा सब्जेक्ट बनाकर मैं छोड़ूंगा। अब जैसा कि मैंने बोला, ट्रस्ट में अगर आप मुझे इसी तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट को जैसे मैं समझा रहा हूं और उसी तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे और रिलेवेंट टॉपिक्स के साथ क्लियर करेंगे तो गारंटी मैं कहता हूं कि आपको स्कोरर बनाकर मैं छोड़ूंगा। तो इसलिए ऐसे कंटेंट को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका प्यार मिलता रहेगा, ऐसे इसी तरीके से कंटेंट आता रहेगा। धन्यवाद।